विवेक देशपांडे सर, हम बात कर रहे थे 2004 में किस तरीके से साइनिंग इंडिया और फील गुड जैसे नारे दिए गए। फिर उसके बाद 2014 में एक माहौल बनाया गया नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, और अब 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। सर, 2014 में नारे दिए गए खूब सारे आकर्षक आकर्षक, बहुत सारे, इसमें बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और तमाम इस तरीके के नारे जो है वो इसी तरीके के नारे रोजगार को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के सब जोड़ करके कनेक्ट किए गए थे। आज ये जो सफर है सर, ये नारों से चला हुआ जो सफर है, चाहे वो तमाम मुद्दों को लेकर के, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार से लेकर के, और चाहे जितनी हो महंगाई की मार, मोदी जी ही बनाएंगे सरकार तक का ये जो सफर है, इस सफर पर आपकी एक टिप्पणी, और साथ में एक सवाल मैं और जोड़ दूं जो अभी जयंत जी उठा रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे आप। आपका कहना ही था कि मनमोहन सिंह जी जिस समय प्रधानमंत्री थे, उनका जो सत्ता था वो कहीं और से चलाई जा रही थी, और ये सारी चीजें, इसलिए वो किसानों के मामले को एड्रेस नहीं कर पाए। पर इस सरकार में किसानों की बात खूब होती है, खूब होती है। मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा बातचीत अगर किसी की होती है तो किसानों की होती है। पर क्या एड्रेस करने के बावजूद किसानों की समस्याएं खत्म हो गई हैं? किसान आज उस परिस्थिति में आकर के खड़े हो गए हैं जो परिस्थिति 2014 में दिखाई गई थी? और क्या किसानों की ये बदले हुए जो हालात हैं, ये अब सवाल या मुद्दे के तौर पर नहीं रह गए हैं, जो जिसका कोई असर सरकार के ऊपर पड़ेगा या भाजपा के ऊपर पड़ेगा? हाँ, राम प्रकाश जी, थोड़ा सा मैं 2004 के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। 2004 और 2024 में जो अंतर है उसकी भी बात करनी चाहिए। 2004 में शाइनिंग इंडिया चल रहा था और 2024 में अमृतकाल चल रहा है, तो लगभग एक जैसे नैरेटिव्स दोनों समय है। लेकिन उस समय और आज के समय में फ़र्क ये है कि उस समय आरएसएस जो है पूरी तरह से बीजेपी से नाराज था, और आज आरएसएस पूरी तरह से बीजेपी के पीछे खड़ा है। इस तरह का एक अंतर है। 2004 में बहुत लोग ये मानते हैं कि बीजेपी शाइनिंग इंडिया की वजह से हारी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, बीजेपी शाइनिंग इंडिया की वजह से नहीं हारी, बीजेपी आरएसएस ने अपना सपोर्ट बेस निकाल लेने की वजह से हारी है। इसके संकेत मुझे आरएसएस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मेरी उस समय जब बातचीत हो रही थी उसमें से मिले थे। एक बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई आपको क्या लगता है, वो मुझे पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है क्यों हारी वाजपेयी सरकार। तो मैंने कहा ये सब शाइनिंग इंडिया वगैरह चल रहा था और उसका बहुत एक नेगेटिव असर हुआ है लोगों पर, और लोगों को पसंद नहीं आया है। तो कह रहे थे नहीं, ऐसा नहीं है, वो इसलिए हारी कि हिंदुओं की कदर नहीं की। अब जब आरएसएस का बहुत ही वरिष्ठ नेता, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताया भी तो फर्क नहीं पड़ता है कुछ, वो एमजी वैद्य थे जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो अभी नहीं है दुनिया में, 2-3 साल पहले उनका देहांत हो गया। हिंदुओं की कदर नहीं की इसलिए वो सरकार गिरी। इसका स्पष्ट मतलब ये है कि आरएसएस नाराज था बीजेपी से, और आरएसएस ने अपना सपोर्ट बेस निकाल लिया था। उस समय आपको याद होगा सिर्फ 55 या 54% ही मतदान हुआ था, तो उसके पीछे भी मुझे यही लगता है। इस बार लेकिन आरएसएस पूरी तरह से मोदी सरकार के पीछे खड़ी है। हो सकता है नाराजगी से खड़ी हो सकता है कि मोदी बहुत ज़्यादा उनको भाते नहीं हो। अभी फिलहाल पिछले कुछ सालों से मनमुटाव सा भी अंदर से चल रहा है, इसकी भी बातें हम सुन रहे हैं। लेकिन 2025 में आरएसएस की शताब्दी है, इसलिए वो नहीं चाहते कि बीजेपी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचे, तो वो मोदी जी के पीछे और बीजेपी के पीछे वो खड़े हैं आरएसएस वाले। ये एक फर्क है। और 2014 में और 2024 में ये फर्क है कि 2014 में एंटी कांग्रेस वोट से बीजेपी जीती थी। उसमें मोदी का करिश्मा नहीं, मोदी का जो पर्सनैलिटी कल्ट है उसका असर थोड़ा सा था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन लोगों को मोदी जी से आशाएं थी, और लोग ये समझ रहे थे कि मोदी जी जो है आएंगे तो देश का कुछ भला होगा, ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा था। लेकिन उसका जो असर है उनके पर्सनैलिटी का, वो उतना नहीं था जितना 2019 तक वो बढ़ा, और अभी भी वो थोड़ा बहुत कम घटा है लेकिन कायम है अभी भी। तो वो एंटी कांग्रेस वोट्स की वजह से वो
2014 में, और ऑफ कोर्स अन्ना हजारे का एजिटेशन जो है उसका फायदा हुआ। आरएसएस पूरी तरह से अन्ना हजारे के एजिटेशन के पीछे खड़ा हो गया था, ये भी है। तो अभी आप जो कह रहे हैं कि आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति में और 2014 की स्थिति में ये अंतर है कि 2014 में जो एक ग्राउंड स्वेल बना था, तो उसका असर अभी बहुत कम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पर्टिकुलरली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद फिर जो जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई वाला इशू अभी, मतलब लोग उसको तवज्जो देने लगे हैं। 2019 से पहले ये सारे इश्यूज नहीं थे, ऐसा नहीं है, 2019 से पहले भी थे, लेकिन लोग इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे क्योंकि उस समय मोदी जी इस तरह से छाए हुए थे कि मोदी जी चाहे कितना भी जुल्म ढाले, लेकिन चाहिए तो मोदी जी, इस तरह की एक मानसिकता लोगों में दिखाई दी थी। अभी वो मानसिकता नहीं है। अभी लोग महंगाई और बेरोजगारी की बात करने लगे हैं और ये उस बात को महत्व देने लगे हैं। तो आज जो है बीजेपी की स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं, और फिर हमने देखा कि इंडिया अलायंस भी बन गया है। बहुत सारी राहुल गांधी की इमेज में बहुत इजाफा हुआ है, राहुल गांधी की इमेज बहुत इम्प्रूव हुई है। तो ये सारे जो फैक्टर्स नए सिरे से अभी सामने आए हैं, उसकी वजह से बीजेपी की जो नैया है वो डोल रही है, और इसी के चलते ये सारे जो पैतरे अभी हम देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से सामने किए जा रहे हैं। तो 2024 में क्या होगा आज बताना बहुत मुश्किल है, आज कयास लगाना बहुत मुश्किल है। आज भी बीजेपी, विवेक सर, किसान वाली बात रह गई, किसान वाली जो बात, किसान वाली बात पे मैं आता हूँ। हाँ, तो जहां तक किसान वाली बात है, 2004 का समय ऐसा था, उस समय किसानों की आत्महत्याओं की बात बहुत जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। वो 2005 और 2006 में बहुत ज्यादा वो क्लाइमेक्स पे चली गई थी। वो मैं इसलिए बता सकता हूँ कि 2002 में किसानों की आत्महत्याओं की पहली स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस में मैंने की थी, और उसके बाद फिर हर जगह से पत्रकार वहां आते रहे। फिर पी साईनाथ आए 2005 में, उन्होंने उसका बहुत अभ्यास करके एक सीरीज उन्होंने लिखी, और 2006 से सरकार ने उसके तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की एक कवायद शुरू की, और मनमोहन सिंह खुद 2006 में आए थे, उस विजिट को मैंने कवर किया है, और उन्होंने एक पीएम्स पैकेज दिया था। महाराष्ट्र सरकार का अपना एक सीएम्स पैकेज था, और वो सारा विदर्भ के इलाके के लिए था, क्योंकि ये सारी आत्महत्याएं विदर्भ में हो रही थी। तो उसका असर ये हुआ, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं अकेला एक पत्रकार हूँ जिसने किसानों की आत्महत्याओं की स्टोरी ब्रेक की, और उसके बाद वो आत्महत्या किस तरह से कम हुई ये भी मैंने रिपोर्ट किया फेथफुली। 2006 के बाद 2007, 2008, 2009, 2011 तक वो कंटिन्यूस 1558 कुछ, जहां तक मुझे याद है 2006 में किसानों की आत्महत्याएं 1558 हुई थी, और 2011 या 12 में वो 805 तक आई थी, उतर गई थी। तो ये जो लगभग 50% का ड्रॉप उसमें, उसके बाद फिर वो और बढ़ती गई। अभी वो मेरे ख्याल से 1200-1300 का फिगर आज भी उसका है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इस दौरान पॉपुलेशन भी पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो पॉपुलेशन के अनुपात में अगर आप आत्महत्याओं की संख्या देखेंगे तो वो कम हुई है, लेकिन इस सच्चाई को कोई बहुत ज्यादा बयान नहीं करना चाहता। हमने वो स्टोरी उस समय की थी। तो अभी ऐसा है कि पिछले जब कोविड हुआ था, तो कोविड में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट हमेशा ही बहुत कम रहा है, 2 या 3% से ज्यादा नहीं रहा। लेकिन कोविड में ऐसा हुआ कि कोविड में इस देश की इकोनॉमी को जो एक प्रॉपअप किया था वो एग्रीकल्चर ने किया था, क्योंकि उस समय बहुत बम्पर हार्वेस्ट हुआ था कोविड के पीरियड में। बाकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप थी, लेकिन एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत हैंडसम थी। तो 2 साल एग्रीकल्चर की ग्रोथ से इस देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। लेकिन क्या उसका फायदा किसानों को हुआ? तो अब जिस तरह की लाभार्थी स्कीम्स सरकार ने निकाली है उसका थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा, लेकिन जो एक प्रॉमिस मोदी जी ने किया था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, वो नहीं हुआ है। तो वो, और अभी तो इस साल और पिछले साल भी और इस साल भी लगातार ड्राउट्स के अभी आसार है।
तो जब अगले साल इलेक्शन में सरकार जाएगी तो किसानों का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस तरह की बातें ऑलरेडी एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं, क्योंकि क्रॉप आज भी देखिए, आज भी ड्राउट जैसी स्थिति बहुत सारे देश के इलाकों में बनी है। तो मराठवाड़ा में आप देखिए, मराठवाड़ा में सिर्फ 37% पानी का साठा है। पानी का जो जो हमारे रिजर्वायर्स है उसमें सिर्फ 37% पानी है। तो इस तरह की हालात अगर बने हुए हैं तो उसका इलेक्शन पर जरूर असर होगा, और उसको किस तरह से मोदी सरकार टैकल करती है, हैंडल करती है, ये भी हमें देखना होगा। तो कुल मिलाकर किसानों की जो समस्या है वो कोविड के पीरियड में जो एक स्थिति सुधरी थी वो फिर से खराब हुई है, और जिसका मुआवजा इस सरकार को भुगतना पड़ सकता है। बाकी सारे फैक्टर्स तो मैंने बताई ही है, लेकिन किसानों वाला फैक्टर भी उसमें ऐड हो गया है। बेरोजगारी, महंगाई, राहुल गांधी की इमेज, कांग्रेस में नई जान फूकी है, इंडिया अलायंस बना है, और उसके साथ साथ अभी किसानों की समस्या। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो कुल मिलाकर मोदी सरकार के अगेंस्ट जा रहे हैं। इस तरह की चिन्ह आज हमें दिखाई देते हैं। 2024 के इलेक्शन में अंततः क्या होगा ये हमें देखना होगा। विवेक सर, एक रिपोर्ट का मैं जिक्र कर दूं, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट थी जो अभी अगस्त के महीने में आई थी। वहां पत्रकार हैं शैलेश तिवारी साहब, उनके द्वारा वो रिपोर्ट लिखी गई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस चीज का जिक्र किया है कि पिछले 3 साल में करीब करीब 9,500 किसान जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने सालवार क्रमवार आंकड़े भी दिए हैं, और उनके जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से वो बताते हैं कि जनवरी 2023 से लेकर के अप्रैल 2023 तक में करीब करीब 950 किसानों ने आत्महत्या की। और शायद इसी के चलते अभी बहुत बहुत जल्दी ही पीछे प्रोटेस्ट भी हुआ था, कुछ उसको लेकर के आंदोलन भी चले थे आपके यहाँ महाराष्ट्र में। हालांकि उन्होंने क्षेत्रवार भी उसमें आंकड़े बहुत विस्तृत रिपोर्ट लिख करके दी हुई है। जी, ये फिगर्स कहाँ के, ये फिगर्स कहाँ के हैं? ये भास्कर मुंबई से जो, हाँ, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, उन्होंने लिखा हुआ। सर मैं जिक्र भी कर देता हूँ, उन्होंने जो जनवरी से लेकर के अप्रैल 23 तक का आंकड़ा दिया है उसमें लिखा है कि अमरावती में 329 का है ये आंकड़ा, औरंगाबाद में 305 का है, नासिक में 104 का है, नागपुर में 81, पुणे में 11, और ये कुल मिलाकर के उन्होंने 830 का आंकड़ा जो है वो दिया है। जनवरी से अप्रैल 2023 तक का है ये। 15% की बढ़ोतरी बता रहे हैं वो इन आंकड़ों को लेकर के। मैं आपको बता दूं, मामले बढ़े हैं। जी, मैंने सालों साल किसानों की आत्महत्याओं के फिगर्स का एनालिसिस किया है, उसका रिपोर्टिंग किया है। मैंने आपको बताया कि 2006 में 1558 वगैरह कुछ, विदर्भ के 11 जिलों में 1558, उसमें भी ऐसा है कि उसमें लॉपसाइडेड है। उसमें अमरावती डिवीजन जो है, जिसमें अमरावती, अकोला, बुल्डाना, वाशिम, यवतमाल, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, वहाँ पर उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और मतलब और ये जो विदर्भ, ईस्ट विदर्भ के इलाके हैं, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इनमें बहुत कम होती है आत्महत्याएं। इतना बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो ये थोड़ा सा ये पैडी वाला एरिया है, ईस्ट विदर्भ वाला, और जो वेस्ट विदर्भ वाला है वो कॉटन वाला है। तो कॉटन वाले इलाके में ज्यादा होती है आत्महत्या। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको पॉपुलेशन के अनुपात में भी देखना चाहिए। 2006 में इंडिया का पॉपुलेशन, विदर्भ का पॉपुलेशन कितना होगा, उसके मुकाबले में पिछले 20 साल में विदर्भ का पॉपुलेशन कितना बढ़ा है। और आज अगर आत्महत्या 1200-1300 है विदर्भ में, तो 2006 की 1558 और आज की 1200, ये अगर आप पॉपुलेशन के अनुपात में देखेंगे तो ये कम हुई है। ऐसा तो उसको हमको बहुत होलिस्टिकली देखना पड़ता है, उसको बहुत न्यूट्रली देखना पड़ता है। हमको किसी सरकार को मुश्किल में डालने के हिसाब से फिगर्स नहीं देनी है। जर्नलिस्ट के तौर पे हमारा काम है कि हम उसको बहुत न्यूट्रली देखें। तो मेरा जो अभ्यास है वो ये है कि किसानों की आत्महत्या प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन कम हुई है। जी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसानों की समस्या कम हुई है। किसानों की समस्या और किसानों की आत्महत्या, इनका बहुत डायरेक्ट संबंध है, ऐसा जरूरी नहीं है। किसानों की समस्या 2004 में जो थी वही आज भी है। विवेक सर, चलते चलते मैं अंतिम टिप्पणी आप सबसे लेना चाहूंगा। सर, सोशल मीडिया और मीडिया की बात हो रही है, मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया का ये जो दौर चल रहा है, एक तरफ मीडिया को लेकर के तमाम आरोप लगते हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया खड़ा है। और सोशल मीडिया पर दोनों ही, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, चाहे आप किसी के हित में बात कर रहे हो या फिर चाहे जैसी बात कर रहे हो, उसको स्पेस बराबर मिलता है। सर,
2013 में सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बना था, जब 2G 3G जैसे स्कैम्स को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से सामने आई थी और उसने उसका पूरा पूरा लाभ उठाया। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इनका सबसे बड़ा हथियार था। उस समय सोशल मीडिया की जो हवा थी वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के पक्ष में गई, पर आज उसी सोशल मीडिया पर उससे कहीं ज्यादा तीव्रता से विरोध भी देखने में आ रहा है सामने। तो ये जो लड़ाई है सर, वो अब ये सोशल मीडिया वाली जो लड़ाई है, क्या ये कहा जा सकता है कि जो सोशल मीडिया की सरकार थी, सोशल मीडिया से बनी हुई सरकार थी, सोशल मीडिया ही उसको गिराने का काम भी करेगी? अंतिम टिप्पणी विवेक सर। जी, बिल्कुल। ऐसा है कि आपने जो कुछ भी अपनी इमेज बनाई है वो एक ब्रांडिंग के एक्सरसाइज के तहत प्रोपेगेंडा से बनाई है। आप अगर अपनी इमेज अपने काम से बनाते तो शायद वो लास्टिंग होती। लेकिन आपने सिर्फ प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया। आपका काम आपके लिए नहीं बोल रहा है। ये इवेंटबाजी सालों साल चल रही है। एक वक्त तो ऐसा आना ही था कि इस इवेंटबाजी से लोग उकता जाते और लोगों को समझ में आता कि भाई ये सिर्फ इवेंट्स करते हैं, असल में कुछ नहीं करते। मतलब आप देखिए लोग क्या सोच रहे होंगे कि हर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ऐसा कभी हुआ है? इतना इतना मतलब फालतू लेवल पर जाकर कोई प्रधानमंत्री अपना वक्त जाया करे, ये लोगों को किस तरह से पसंद आएगा? आप जो बात करते हैं कि प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, अरे हर प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता था। कौन सा प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करना ही पड़ता है? उतना समय तो जाता ही है उनका। प्रधानमंत्री क्या, कई एमपीज करते हैं, शरद पवार आज भी करते हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन रात को 12 बजे सोते हैं, सवेरे 5 बजे जग जाते हैं। 5 बजे से उनका दिनक्रम चलता है। तो ये इस तरह का जो आपका आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड प्रोपेगेंडा जो है, उसका एक शेल्फ लाइफ होता है। वो बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड वो नहीं चलता है। उसके बियॉन्ड सिर्फ आपका काम चलता है और आपके काम के तौर पे आपको दिखाने लायक कुछ नहीं बचा है। इसीलिए आप फिर से उसी प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो आपका अभी बहुत ज्यादा साथ देगा। इस तरह की स्थिति अभी नहीं बची है, क्योंकि मुद्दे बहुत सर के ऊपर से पानी बह गया। इस तरह से मुद्दे बहुत इंटेंस हो गए हैं। उसको आप किस तरह से टैकल करते हैं, उस स्किल पर आपका भविष्य निर्भर करेगा। लेकिन मुझे लगता है बाजी बीजेपी के हाथ से बहुत फास्ट निकले जा रही है। जी।